नमस्कार, बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत पांडे। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके हम बताते हैं। और हम आपके इस पसंदीदा शो में हर रोज आपको अगले दिन के ट्रिगर्स भी बताएंगे, यानी वो खबरें जिनसे शेयरों में हलचल रहती है। इसके अलावा खास उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें अगले दिन एक्शन रहेगा। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ये नंबर है 9582222666। जी हाँ, इन नंबर्स पर आप हमें अपने शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग बाजार आज और कल ये मेंशन करना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी हैं। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। आशीष चतुर्वेदी बताएंगे बाजार में आज के कारोबार का हाल, कुशल बताएंगे कल के अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो बाजार की बात करें, कारोबारी हफ्ते का पहला दिन बाजार में मुनाफा वसूली हावी नजर आई। निफ्टी 109 अंक टूटकर 16,301 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 54,470 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 316 अंक लुढ़ककर 34,275 के लेवल पर बंद हुआ। और चलिए अब रुख करते हैं आज के बाजार पर। एडिटर्स टेक का जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं आज बाजार क्यों गिरा और क्यों निचले स्तरों से आई रिकवरी टिकाऊ नहीं रही। ओवर टू यू अनिल सर। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों पर दिखा दबाव, और ये दबाव आया पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों से। शुक्रवार को अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी वाला सेशन रहा। डाउ भले ही निचले स्तरों से रिकवर होकर सिर्फ 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ हो, लेकिन नैस्डैक में 1.5% नीचे दिन के लोएस्ट लेवल पर कमजोरी के साथ क्लोजिंग होती दिखी। और उसके बाद आज सुबह डाउ फ्यूचर्स लगातार बड़ी गिरावट के संकेत देते हुए नजर आए। और यही वजह थी कि भारतीय बाजार खुले 16,200 के बेहद करीब। खुलने के बाद काफ़ी वक्त वहाँ बिताया और एक बार 16,150 का लो बनाकर क्योंकि रिकवरी दिखाने में कामयाब है। और इस रिकवरी की वजह यह थी कि ओवर सोल्ड थे मार्केट। FIs के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 22% तक आ गई है घटकर। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से काफ़ी ओवरसोल्ड है। तो इस ओवरसोल्ड मार्केट में जो एक रिकवरी बनी, उस रिकवरी में 16,400 तक पहुंचने की कोशिश निफ्टी ने की, लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाए उतार चढ़ाव के पीछे। और नहीं टिक पाए उसके पीछे भी अमेरिकी बाजार ही थे। डाउ फ्यूचर्स लगातार 350 पॉइंट 400 पॉइंट कमज़ोर थे। तो ऐसे में रिकवरी बने भी तो टिके कैसे। फाइनली 16,300 पर 100 अंकों के नुकसान के साथ हम बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,000 के आसपास सपोर्ट लिया, 34,500 के ऊपर रुक नहीं पाया और फाइनली 34,300 से थोड़ा सा नीचे बंद होते हुए दिखे। तो कह सकते हैं एक और कमज़ोर सेशन, और ये कमज़ोरी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आती हुई दिख रही है। हालांकि FIs की बिकवाली का प्रेशर है नो डाउट, लेकिन घरेलू फंड भी अपनी ताकत से थोड़ा बहुत खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही फैक्टर्स हावी होते दिखे बिकवाली के लिहाज से, FIs और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स। सपोर्ट जो नीचे से मिला वो सपोर्ट ओवरसोल्ड मार्केट का और हल्की फुल्की खरीदारी लोकल फंड्स की। तो उतार चढ़ाव के बीच फाइनली एक और नुकसान वाला ट्रेडिंग सेशन। और इधर बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, जरा बताएं कि कैसा रहा एक्शन। देखिए, कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारी गिरावट के साथ SGX निफ्टी की शुरुआत हुई थी और उसके बाद देखें तो भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की ओपनिंग देखने को मिली, गिरावट के साथ ही जो है आपको रुझान नजर आया। 16,300 के करीब जो आपको निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली, यानी करीब आधे % से ज़्यादा की गिरावट का रुझान यहाँ पर देखने को मिला। और साथ ही देखें तो निफ्टी बैंक यहाँ पर गिरावट का रुख ज़्यादा रहा, करीब 1% की गिरावट जो है क्लोजिंग के समय आपको देखने को मिली। दिन के दौरान जो है सभी ब्रॉडर इंडाइसेस में देखें तो गिरावट जो है आपको साफ नजर आई। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर खबरों का और नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला। बासफ यहां पर नतीजे अच्छे थे तो नतीजों के बाद खरीदारी देखने को मिली। कुछ खबरें थी कैनरा बैंक में, इसका एक असर देखने को मिला। एक बिकवाली का रुझान यहां पर रहा। हालांकि इसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से जो है आधिकारिक सफाई भी आती हुई नजर आई। शांति गेयर्स यहां पर भी अच्छे एक्शन देखने को मिले।
टाटा पावर कमजोर नतीजों के बाद यहां पर गिरावट का रुझान देखने को मिला। कैनफिन होम्स के बारे में मैंने आपको बताया, और हिंदुस्तान कॉपर देखे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मेटल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, सीधा असर यहां पर देखने को मिला। हिंदुस्तान कॉपर में दिन के दौरान 12% से ज्यादा की गिरावट नजर आई। निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वालों की बात की जाए तो अच्छे नतीजे थे रिफाइनिंग और टेलीकॉम के, लेकिन इसके बाद भी देखें तो क्योंकि इम्पेयरमेंट कुछ किए गए हैं, इसके चलते रिलायंस में देखें तो नतीजों के बाद एकाएक बड़ी बिकवाली यहां पर देखने को मिली। नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे निफ्टी के वर्स्ट परफॉर्मेंस हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गिरावट आपको दिन के दौरान देखने को मिली। मिड कैप स्पेस की बात की जाए, ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो एमटार टेक्नोलॉजी, सीएसबी बैंक अच्छे नतीजों के साथ शुक्रवार को यहां पर काफ़ी बड़ी खरीदारी यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन आज ऊपरी तरफ पर ये स्टॉक जो है टिक नहीं पाया और गिरावट का रुझान यहां पर भी साफ नजर आया। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में भी देखें तो दिन के दौरान 7 से 8% की गिरावट जो है आपको साफ नजर आई। लेकिन ऐसे बाजार में भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो विपरीत परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एक आपको अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तेजी के बाजार में देखी जाए तो पावर ग्रिड यहाँ पर ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। आखिरी 1-1.5 घंटे में आईटी स्टॉक्स की तरफ से भी जो है अच्छा रुझान देखने को मिला। एचसीएल टेक में थोड़ी बहुत खरीदारी लौटती हुई नजर आई। इन्फोसिस है, बजाज ऑटो, यहाँ पर भी रुख साफ नजर आया। बाकी के ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो देखिए चोला इन्वेस्टमेंट्स है, साथ में देखें तो फाइन ऑर्गेनिक्स, ग्राइंडवेल नॉर्टन, नोसिल जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी आपको खरीदारी का रुझान नजर आया। बाजार के एक्शन को आपने जाना आशीष से, और आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की। तो आपके सामने डेटा जो है वो देख लीजिए। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,361 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,077 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और चलिए अब रुख करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, जिनसे हम मार्केट पर सबसे पहले अहम राय लेते हैं। सुदीप सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। जिस तरह का मार्केट है और लगातार एक प्रेशर जो है जो कह सकते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं जो FIIs को लेकर रुख है, इन सब का असर नजर आ रहा है। क्या होगा आपका टेक? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने जैसे कहा, अनिल जी बात कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट से सारे जो संकेत आ रहे हैं वो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। ग्लोबल मार्केट में भी बहुत उथल पुथल चल रहा है। एक तो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण FIIs का मूड थोड़ा रिस्क अवर्स हो रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन का युद्ध, वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी या कोई घटने की संभावना नहीं दिख रही है। ये दोनों ग्लोबल मार्केट्स पे प्रेशर ला रहा है, और यही प्रेशर इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते FIIs कंटिन्यूअसली बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले 4 महीना जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, चारों महीने में FIIs की तरफ से 40,000 करोड़ प्लस का बिकवाली देखने को मिला था। तो ऐसा जो बिकवाली का माहौल चल रहा है, इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक रिटेल HNIs मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। इसी के लिए थोड़ा बहुत अभी भी मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। लगता है कि ये जो बिकवाली का माहौल चल रहा है ये थोड़ा देर और चलेगा, पर इसमें एक लेवल पे हम लोग हमेशा देख रहे हैं कि ओवरसोल्ड पोजीशन हो रहा है, तब थोड़ा बहुत बिकवाली वापस आ रहा है। तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा आने वाले दिनों में भी, और मार्केट में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो कि मार्केट को अचानक बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो निवेशक के लिए सलाह तो हम लोग यही दे रहे हैं कि सतर्क रहिए। अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है बहुत सारे काउंटर्स में, पर थोड़ा थोड़ा करके शायद खरीदारी करना ठीक होगा, पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और जो डे ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, उनके लिए बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेवल लगा के काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो अहम सलाह कि इस मार्केट में जो कि आने वाले वक्त में भी काफ़ी लगता है ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, उनमें कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा निवेशकों को। सुदीप सर की आपको यही सलाह है। और चलिए अब करते हैं उन स्टॉक्स की चर्चा जिनमें कल एक्शन दिख सकता है। इन शेयरों में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर राय ले लेते हैं। पहला स्टॉक है SRF, जिसने बेहतरीन नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा जो है वो 381 करोड़ रुपए से बढ़कर 605 करोड़ रुपए हो गया है, और
इसके साथ अगर हम देखें आमदनी की बात तो 2600 करोड़ से बढ़कर 3549 करोड़ रुपए हो गई है। स्टॉक से निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसको जानते हैं। सुदीप सर, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। करंट मार्केट का जो रुख है उसके चलते दबाव देखने को मिला है इन सेक्टर्स में भी, और अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला है। तो लगता तो है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा खरीदारी कीजिए। एसआरएफ एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मिंग कंपनी है। जैसे देख रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट भी जो आए वो भी बहुत अच्छे हैं, तो बेझिझक यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, पर इसको समय देना पड़ेगा। बहुत तुरंत बहुत लंबा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो एक बेहतर मौका एसआरएफ में बनता हुआ और अच्छे जो सेंटिमेंट है इस शेयर के नजर आते हुए। वहीं दूसरा शेयर सर है गोदरेज एग्रोवेट। इसका मुनाफा भी 56 करोड़ से बढ़कर 122 करोड़ हो गया है। कंपनी की बिक्री भी 1462 करोड़ से बढ़कर 2081 करोड़ हो गई। इसमें क्या राय होगी आपकी? ये पिछले दिनों में मलेशिया में पाम ऑयल रिलेटेड जो रेगुलेशन आया था, बैन आया था, उसके चलते बहुत नर्वसनेस था काउंटर में। पर मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि जो कंपोनेंट्स ये यूज करते हैं उस कंपोनेंट पे बैन नहीं आया था, रिस्ट्रिक्शंस नहीं आए थे। उसके बाद से काउंटर में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम वापस आया है। परफॉर्मेंस का तो जिक्र आपने किया, क्वार्टरली परफॉर्मेंस बेहतरीन था। और अगर देखिए, ये एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे ये बहुत सारे इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, बहुत सारे सेक्टर के साथ इसका रिलेशन है, और ये एक यूनिक कंपनी है जहाँ पे लिस्टेड स्पेस में ऐसा कंपनी कम है। तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है करंट लेवल पे खरीदारी करने का। 6 से 9 महीना का मिनिमम टाइम स्पैन रख के खरीदारी की जा सकती है। 6 से 9 महीने का टाइम स्पैन इसमें रखिए और बेहतर मौका और एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसे आप देख सकते हैं। अब इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी लगातार ले रहे हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। तो कुछ दर्शकों के सवाल इस वक्त ले लेते हैं जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस और एसएमएस के जरिए भेजे हैं। ममता दुबे हैं सर, इंदौर से। इन्होंने जो अपनी क्वेरी भेजी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 40 शेयर उन्होंने लिए हैं और 2600 के भाव पर इन्होंने खरीदा, लेकिन इस वक्त लॉस में हैं 3268 रुपए के। क्या सलाह होगी? प्रॉफिट बुक करें, बनी रहें, क्या सलाह होगी? देखिए, रिलायंस के जो नतीजे आए थे कल, उसमें फ्राइडे रादर, उसमें हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। अच्छा खासा नतीजा था। पर मार्केट में ऐसा था कि मार्केट में आज बिकवाली जबरदस्त आई एफआईआईज की तरफ से। ग्लोबल मार्केट में दबाव था, इसीलिए बिकवाली देखने को मिला, और आपका जो खरीद प्राइस है उससे नीचे कामकाज कर रहा है। पर अगर आप इसको थोड़ा समय दे सकते हैं, 6 महीना मिनिमम अगर समय दे सकते हैं, तो हमारी सलाह होगी निवेशित रहिए। पर अगर आपने बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो एक बार आप निकल जाना आपके लिए सही होगा, क्योंकि बहुत जल्द बहुत बड़ा अपस्विंग यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं। आपको सलाह यही है कि आप इसमें बने रहें और बहुत ज़्यादा ऐसा नतीजे भी नहीं आए जिसकी वजह से थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत है। प्रवीण जोशी का सवाल लेते हैं, इंदौर से ये भी हैं। सर, इन्होंने सेल लिया, वो भी 2900 जो है शेयर, और 104 के भाव पर उन्होंने लिया था। फिलहाल अच्छा खासा लॉस वो इस वक्त देख रहे हैं। क्या सलाह होगी इनके लिए? जी, एक बार आप लॉस बुक करके निकल जाइए। लंबी अवधि के लिए करंट लेवल पे या इससे थोड़ा नीचे जाता है तो लेने के लिए सही है। पर आप, क्योंकि आपने ऊपर लेवल पे लिया है, आप एक बार एग्जिट ले लीजिए। मेटल्स पे जनरली दबाव है ग्लोबली, और शायद शॉर्ट टर्म में ये दबाव रहेगा, तो एक बार एग्जिट ले लीजिए। बिल्कुल। कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, बताएं कल के लिए क्या ट्रिगर्स होने वाले हैं? जी,
तो नतीजों और बैठकों के लिहाज से कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है, जिसमें अगर आप नंबर्स के लिहाज से देखें तो निफ्टी में एशियन पेंट्स और सिप्ला अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से 7 कंपनियां, जिसमें गुजरात गैस, एमजीएल, साथ ही एमआरएफ, पॉलीकैब इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, वोडाफोन आइडिया और टोरेंट पावर जैसे स्टॉक शामिल हैं। इनफैक्ट प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का आईपीओ भी कल खुलेगा। साइज 538 करोड़ रुपए और प्राइस 630 रुपए पर शेयर रखा गया है। एसबीआई की बोर्ड बैठक भी होगी। करीब 15,200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी जो है कल बोर्ड बैठक करती हुई नजर आएगी। साथ ही सभी कैब एग्रीगेटर, जिसमें उबर, ओला, ये सारी कंपनियां होंगी, ये पीयूष गोयल के साथ कल बैठक करने वाली हैं। तो देखना होगा कि यहाँ से किस तरह के डिसीजंस या फैसले निकल कर आते हैं। साथ ही अंतरिम डिविडेंड जो 1.2 रुपीस पर शेयर का दिया था लॉरस लैब्स ने, वो कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ भी नजर आएगा। तो ये सब फैक्टर्स जितने भी हैं और जो इवेंट्स हैं, उस पर आपको कल के लिए काफ़ी अहम फोकस रखना है। तो इन ट्रिगर्स पर कल के लिहाज से आपको नजर रखनी है। और चलिए अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 350 पौने 400 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे और नेस्डेक फ्यूचर 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे, यानी कि अमेरिका में एक और कमजोरी भरा सेशन रहने की आशंका। अब वाकई में क्लोजिंग इतनी कमज़ोर होती, कम या ज़्यादा, ये देखना होगा। तो अमेरिकी बाजार भी काफ़ी वोलेटाइल है और देखते हैं क्या कुछ होता है। कल सुबह डाउ फ्यूचर्स पर रखेंगे नज़र। ये तो होंगे ग्लोबल संकेत, लेकिन उसके साथ साथ एलआईसी के आईपीओ का रिस्पॉन्स ये आज इंटरेस्टिंग होगा देखना। बहुत बढ़िया मिला है, तो क्लोजिंग किस तरह के और सब्सक्रिप्शन के साथ होती है वो देखेंगे। दूसरी चीज़ होगी एफआईज घरेलू फंड्स के आंकड़े, क्या आज की बिकवाली में कितना योगदान एफआईज का है और कितना ट्रेडर्स की तरफ से तेजी की पोजीशन कम हुई है, बाजार पुट कॉल रेशियो पर कितने हल्के हैं या फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी हुई है। ये सारे फैक्टर्स के बीच में जो कल आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा वो होगा 16,100 से 16,200 की रेंज में, और जो ऊपर की तरफ रुकावट की जगह बनेगी वो 16,400 से 16,500 की रेंज, इस पर आपको नज़र रखनी है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,100 सपोर्ट होगा और ऊपर में 35,600, 35,800, 34,600, 34,800 ये वो रेंज होगी जहाँ पर बैंक निफ्टी को आप रुकता हुआ देख सकते हैं। तो ये थी अनिल सर की कल के लिए रणनीति। और चलिए अब एक बार फिर से रुक करते हैं सुदीप बंदोपाध्याय सर का। सुदीप सर, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो क्या सलाह होगी, किस सेक्टर पर निगाह रखने की इस वक्त जरूरत है? देखिए, 2 कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक फार्मा में दिग्गज कंपनी है लॉरस लैब, परफॉर्मेंस अच्छा है, रिसेंटली अवार्ड्स भी जीते हैं, अभी एक्स डिविडेंड होने वाला है। पर खास बात यहाँ पे ये है कि अगर आप पीयर कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और पिछले क्वार्टर Q4 में इनका नतीजों में थोड़ा दबाव देखने को मिला था। ये प्रिडोमिनेंटली जो एंटी रेट्रोवायरल जो एपीआईज बनाते हैं उस सेगमेंट पे दबाव था। टॉप लाइन ठीक ठाक था और कॉस्ट प्रेशर जो आया था वो भी इन्होंने कुछ हद तक हैंडल किया था। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग था। इन्होंने अपना 1 बिलियन रेवेन्यू गाइडेंस और 30% एबिटा गाइडेंस जो FY23 के लिए है वो मेंटेन किया। और सारे जो सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली FDF और सिंथेसिस, ये दोनों सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ और ट्रैक्शन देखने को मिला। लगता है कि यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 700 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए लेके। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो अपने क्षेत्र में अगेन दिग्गज कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पे नतीजे ठीक ठाक आए थे और इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली अच्छा खासा प्राइस हाइक्स रेलेवेंट टाइम पे लिया था और कॉस्ट प्रेशर भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के कारण अच्छी तरह से हैंडल किए हैं इन्होंने। फ्री कैश फ्लो कंपनी में बढ़ रहा है और इसके चलते जो क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट है यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आ सकता है कंपनी के सामने। और करंट लेवल पे हम लोग 1100 रुपए का टारगेट लेके 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। थोड़ा खरीदारी अगर अभी कर ले इन काउंटर्स में तो शायद लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट मिलने की संभावना है। बिल्कुल, तो ये अहम राय सुदीप बंदोपाध्याय सर की आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये बताने का। तो आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी जो बताई है हमारे
एक्सपर्ट किरण जाधव.com के सीईओ आशीष केलकर, वो आपके स्क्रीन पर। तो चंबल फर्टिलाइजर में 430 की पुट और 19 रुपए की खरीदारी और टारगेट जो है वो 30 या 30 से 37 का टारगेट इसमें रखा गया है और स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है 14 का। तो ये आशीष केलकर की राय आपको ऑप्शन में। और सुदीप बंदोपाध्याय सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी अहम राय देने के लिए इस शो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही तमाम हमारे एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बाजार आज और कल में आज इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, कल फिर बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। नमस्कार।